नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में विसरण की उपयोगिता और सुकृत विसरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विसरण के बारे में बताया था कि विसरण क्या होता है और इसकी क्या क्रियाविधि होती है। इस वीडियो में इसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो विसरण की उपयोगिता, विसरण हमें पता है विसरण किस प्रकार का प्रक्रम है। विसरण जो है वो एक निष्क्रिय प्रक्रम है। निष्क्रिय प्रक्रम मीन्स निष्क्रिय प्रक्रम में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। और तीसरी चीज क्या, तब तक होता रहता है जब तक कि साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। ये सारी चीजें हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए विसरण की क्या उपयोगिता है। पहला, श्वसनीय गैसों का विनिमय। श्वसनीय गैसों का विनिमय यानी पादपों और जंतुओं में जो श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, वो विसरण के द्वारा ही होता है। जैसे जंतुओं में लंग्स लेवल तक, फेफड़ों से रक्त के अंदर ऑक्सीजन का जाना, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में आना, ये सारी प्रक्रिया जो है वो विसरण के द्वारा ही होती है। इसके अतिरिक्त जैसे जलीय जीव हैं जो जल में रहते हैं, तो जलीय जीवों में भी क्या होता है, जल में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। तो ऑक्सीजन गैस को जब वो लेते हैं श्वसन की क्रिया में, जब ऑक्सीजन गैस का अंतर्ग्रहण करते हैं तो वो भी विसरण के द्वारा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है वो भी विसरण के द्वारा निकलती है। तो पहला हो गया श्वसनीय गैसों का विनिमय। दूसरा पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहाँ पाया जाता है? पादपों में। पादपों में क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं, द्वार कोशिकाएं होती है, वहां पर जल इकट्ठा हो जाता है और जल वाष्प इकट्ठी हो जाती है और वो जल वाष्प जो है वो वहां से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर उसका परिवहन होता है। कीटों में फीरोमोन्स। फीरोमोन्स होते हैं कीटों के स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो कि कीटों में जनन से संबंधित होते हैं। तो कीटों द्वारा फीरोमोन्स का स्त्रवण किया जाता है, वो पूरे वातावरण में फैल जाते हैं और फिर ऑपोजिट जो सेक्स होता है उसका, कीट का, वो उसके प्रति आकर्षित होता है और इस तरह से उनमें जनन होता है। नेक्स्ट है कोशिका व कोशिका द्रव्य में पदार्थों का वितरण। ठीक है, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं या कोई भी दूसरा पदार्थ होता है तो उसका उचित वितरण जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है। यानी जब भोज्य पदार्थ जहां से उच्च सांद्रता है, जब हमने भोज्य पदार्थ लिए, उनका पाचन हुआ, तो जहां उनकी सांद्रता उच्च है वहां से वो निम्न सांद्रता की ओर विसरण की क्रिया द्वारा जाते हैं। इस तरह से उनका उचित वितरण जो है वो विसरण की क्रिया द्वारा होता है। तो कोशिका द्रव्य और कोशिकाओं में भी पदार्थों का वितरण जो है वो विसरण के द्वारा ही होता है। तो ये तो हमने पढ़ी विसरण की उपयोगिता कि विसरण कहाँ कहाँ पर उपयोगी है। अब हम पढ़ते हैं सुकृत विसरण के बारे में। सुकृत विसरण क्या है और ये इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है सुकृत विसरण। सुकृत विसरण को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड यानी हमारे शरीर में एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, फैसिलिटी दी गई है, इसीलिए इसका नाम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रखा गया है। यानी है तो ये विसरण ही, लेकिन अब ये फैसिलिटी क्या है ये अभी हम आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी एक प्रकार का विसरण ही है, लेकिन इसमें थोड़ा विसरण से ये भिन्न है। किस तरह से भिन्न है वो देखते हैं। देखिए, पहले यहाँ एक वाहक की आवश्यकता होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक यानी ले जाने वाला। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वाहक उपस्थित होगा जो कि पदार्थ के अणुओं को ले जाएगा। तो ये एक स्पेशल फैसिलिटी है, इसी वजह से इसका नाम हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रखते हैं। यहाँ पर भी पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होता है। यहाँ पर भी पदार्थों का परिवहन जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही होगा, जैसा कि विसरण में होता है। क्योंकि ये निष्क्रिय प्रक्रिया है, हमें मालूम है ये निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो यहाँ पर भी ऊर्जा नहीं खर्च होगी, यानी किसी तरह की एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। हाँ, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए,
यहाँ पर जो वाहक के अणु होते हैं, वो वाहक जो होता है वो हर अणु के लिए विशिष्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वाहक किसी भी अणु को ले जाएगा। ये विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, यानी एक वाहक विशिष्ट प्रकार के पदार्थों के अणुओं को ही विसरित कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम एक उदाहरण पढ़ते हैं कि जो हमारी आरबीसी कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, वो क्या होती है, उनके लाल रक्त कणिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है, उनके ऊपर जो उपस्थित वाहक होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का ही केवल परिवहन कर सकता है, ग्लूकोज का ही विसरण कर सकता है। यानी विशिष्टता हो गई, केवल ग्लूकोज का ही वो विसरण कर सकता है। ग्लूकोज के अलावा जो ग्लूकोज का दूसरा रूप है, समावयव है, फ्रक्टोज या लैक्टोज, उनका परिवहन, उनका विसरण नहीं कर सकता। यानी ये कोशिकाएं, इनके ऊपर उपस्थित जो वाहक है वो ग्लूकोज के लिए विशिष्टता दर्शाते हैं। हालांकि ग्लूकोज का जो परिवहन है वो दूसरी विधियों से भी हो सकता है, सक्रिय विसरण से भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि विशिष्टता किसके लिए है, ग्लूकोज के लिए, आरबीसी की कोशिकाओं की। फ्रक्टोज और लैक्टोज का परिवहन इसके द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम ये देखें कि ये परिवहन, ये विसरण किस प्रकार होता है, ये विसरण किस प्रकार होता है। इसके लिए देखिए, ये है कोशिका झिल्ली की संरचना। ये कोशिका झिल्ली की संरचना बनाई है मैंने, लिपिड बाइलेयर बनाई है। लिपिड बाइलेयर के ऊपर ये मैंने लाल रंग से बाह्य प्रोटीन बनाए हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ आता है यहाँ पर, जैसे ये मैंने ये डॉट बनाया है, ये पदार्थ यहाँ आया। अब ये जो बाह्य प्रोटीन है ये क्या करेंगे, ये वाहक की तरह काम करेंगे, ये वाहक की तरह काम करेंगे और ये पदार्थ इससे जुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं विलेय वाहक संकुल। ठीक है, सोल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जुड़ गया है विलेय पदार्थ के साथ, वाहक जुड़ गया है, तो ये बन गया विलेय वाहक संकुल। अब क्या होगा कि ये जो विलेय वाहक संकुल है, यानी ये जो वाहक है, इस विलेय को लेके कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ आएगा, इस तरीके से। ये देखिए, ये अंदर आ रहा है और आंतरिक भाग में लाके, अंदर वाले भाग में लाके इस विलेय पदार्थ को मुक्त कर देगा और खुद उससे हट जाएगा। यानी बाहर से लाके उसने उसको अंदर मुक्त कर दिया है, विसरण हो गया। तो ये है हमारी विसरण की क्रियाविधि कि किस तरीके से वाहक यहाँ पर आवश्यक है। ऊर्जा कहीं पर भी खर्च नहीं हुई है, केवल वाहक की आवश्यकता है, यानी वाहक की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, इसीलिए इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। कई बार जैसे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ग्लूकोज का हमने उदाहरण पढ़ा, तो इनका जो विसरण है वो इसी विधि द्वारा, सूकृत विसरण की विधि द्वारा ही होता है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।